हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और ये जो प्रैक्टिस सेट आपका है सेकेंड पेपर है, ठीक है। और ये सेकेंड पेपर जो है ये बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों बच्चे पढ़ते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम आपको डेली 15 क्वेश्चंस कराते हैं और आपके जो 15 क्वेश्चंस हैं वो कल कराएंगे। आज 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक कराएंगे। और 1 to 5 के लिए जो आपका इसके बाद आएगा, ये कुछ दिन बाद 1 to 5 का भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि जो डीएलएड के बच्चे उन्हें 1 to 5 का भी चाहिए और बाकी जो वीडियोज़ हैं उसको भी हम जल्दी लाएंगे। तो चलिए, जो बच्चे पुराने उन्हें तो पता है कि कैसे पढ़ना है, लेकिन जो नए बच्चे हमसे जुड़ते हैं उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, डेली आप अगर प्रैक्टिस सेट करने बैठा करिए तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। पेन कॉपी पर नंबरिंग किया करिए 1 2 3 4। और जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आप अपने से आंसर दिया करिए। अगर उसके बाद हम आंसर बताते हैं, आंसर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने लास्ट में कितना क्वेश्चन सही किया है। आप लगभग 12 से 13 क्वेश्चन को सही करने की कोशिश किया करिए। 12 से 13 क्वेश्चन अगर 15 में से आपके सही हो रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। आगे जाके आप 15 में 15 भी सही कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि मैम हमारे 14 क्वेश्चन सही है 15 में से। तो नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे चल के आप 15 में 15 भी सही कर लेंगे। तो इस तरीके से आप डेली अगर प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपकी हैबिट बनी रहती है और चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। और प्लीज़ आप सभी कमेंट क्या करिए, आप सभी कमेंट नहीं करते हैं। देखिए, एक कमेंट ही हमारा है जो हमारे कनेक्शन का एक आधार है। कमेंट से हमें पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या आपको कैसी वीडियो लग रही है, किस तरीके से। तो प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर क्या करिए, क्योंकि मैं डेली देखती हूँ आपके जो व्यूज़ होते हैं वो अच्छे खासे रहते हैं, फिर प्लस आपके जो व्यूज़ का ड्यूरेशन रहता है वो भी अच्छा रहता है, लेकिन कोई कमेंट नहीं करता, बस आप आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं। और प्लीज़ आप सभी लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। आपके लाइक करने से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, बस अच्छा लगता है कि हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। तो आपको अच्छी लग रही है तो आपने लाइक किया, कोई बात नहीं, अगर अच्छी लगी तो कर दिया करिए, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था, डी है आपका किशोरावस्था। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान रखिएगा कि विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। अब हमने आपको क्या बताया था, ये सोच क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक मूर्त होती है और एक अमूर्त होती है। मूर्त में क्या होता है, आपको अगर हम चीज़ें आपको सामने से लाके, जैसे हमने आपको कह दिया लड्डू, लड्डू आपके सामने रखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये लड्डू है। लड्डू के बारे में अगर हम कह दिए तो आप लड्डू के बारे में सोच ही नहीं सकते, ठीक है। अमूर्त का मतलब क्या होता है कि अगर हमने आपको जैसे एक तरीके से बता दिया, जैसे अपने लड्डू को बता दिया, ठीक है, इसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। अब अमूर्त में जैसे आप जाएंगे, अगर हम अपने आपको, हमने आपसे कहा लड्डू, तो आप लड्डू के बारे में सारी चीज़ें सोच लेंगे कि लड्डू कैसा होता है, कैसी नहीं। अब जो भी आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर लीजिएगा, लड्डू कैसा होता है, पीला होता है, लाल होता है, हरा होता है, वो आप इमेजिन कर लेंगे। सारी चीज़ अपने दिमाग में आपके तुरंत आ जाएगी कि लड्डू गोला होता है या लड्डू कैसा होता है, ठीक है। तो ये हमारी दो अवस्थाएं होती है, मूर्त और अमूर्त। ये दो तरीके के सोच होते हैं। अब ऐसा सोच किस अवस्था में आता है? क्या बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तब वो सारी चीज़ें आप कह देते कुछ भी उसको पता चल जाता है? बिल्कुल नहीं। शैशवावस्था में रहेगा, उसको कुछ भी बताएंगे, उसको सामने लाएंगे, उसको 10 बार बताएंगे कि ये चीज़ें ये होती हैं, तब उसको धीरे धीरे दिमाग में आएगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये इसका नाम है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जाएंगे तो भी ऐसा नहीं होता, माध्यमिक में भी जाएंगे तो भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे हम किशोरावस्था में जाएंगे, देखिए अमूर्त तो दिया है, साथ साथ में आपका क्या देता है, खुद की पहचान खोजने की चाह, खुद की पहचान। तो ये हमारे प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है, अमूर्तता तो आ जाती है, लेकिन खुद की जो खोजने की चाह होती है वो नहीं आती, ना ही माध्यमिक में आती है। डायरेक्ट किस में आती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जाते ही क्या होते हैं लोग, अलग अलग तरीके इमेजिन करने लगते हैं। हम बड़े हो जाएंगे तो गाड़ी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे। आप देखिए, आप अपने खुद पर करिए कि जब आप आप में एक मैच्योरिटी नहीं आई रहेगी, जब आप किशोरावस्था में रहे होंगे, ठीक है। किशोरावस्था आपका कितना होता है?
18 साल तक होता है। जब उसके पहले आप रहे होंगे तो आपके मन में खुद ऐसा आता रहा होगा कि हम गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, और आपको अपने जैसे इमेज का बहुत ही एक महत्व रहता होगा। कोई कुछ कह देता होगा तो आपको ऐसे लगता रहा होगा कि मतलब कि इसने ऐसे कैसे कह दी, हमारी इज्जत चली गई। मतलब इस अवस्था में ऐसी चीज़ें होती है, वो खुद को पहचान खोजने की चाह भी रहती है यहाँ पे, किसमें, आपके किशोरावस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था को हम एक बहुत इस तरीके की, ये बहुत एक तूफान की अवस्था होती है। इस तरीके की हम इस अवस्था का नाम भी देते हैं, ये तूफान की अवस्था होती है। अगर पूछ दे तूफान की अवस्था कौन सी है, तो आपकी किशोरावस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नहीं दीजिएगा, यहाँ पर नहीं का ऑप्शन है आपको, सॉरी नहीं क्वेश्चन में है तो उत्तर भी आपका निगेटिव में ही आना चाहिए। ऑप्शन ए है विकास एक खास क्रमानुसार है। निगेटिव का मतलब पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन निगेटिव है, आंसर भी निगेटिव है। क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, अब ऑप्शन में आप निगेटिव ढूंढिए, जो ऑप्शन आपको निगेटिव लगता है सीधा उसी पे टिक करिए, 100% वो आपका सही होगा। ठीक है, अब ऑप्शन चलिए बताते हैं हम आपको। ऑप्शन ए है कि विकास एक खास क्रमानुसार चलता है। ऑप्शन बी है विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन सी है कि विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। ऑप्शन डी है आपका कि विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। अब आपको इसमें से कौन सा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हमने आपको हमेशा बताया कि जो हमारा विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ये आपका सिर है, सिर से क्या होता है, धड़ की साइड होता है। ठीक है, कि विकास ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है कि पहले आपका पैर हो गया फिर उसके बाद इधर से धीरे 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 तब आपके सिर की तरफ पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। विकास क्या होता है, सिर से क्या होता है, पैर की तरफ चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया कि विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा है तो निगेटिव हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कि बच्चों में व्यक्तिगत वंशानुगत गुण। ऑप्शन ए है केवल व्यक्तिगत के वंशानुगत गुण। ऑप्शन बी है कि केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका। ऑप्शन सी है आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। ऑप्शन डी है केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। तो जो बच्चे पुराने जुड़े होंगे उन्हें आराम से पता होगा यहाँ पर कि हमारा निगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, और वो तुरंत उत्तर दे दिए होंगे। देखिए जैसा हमने आपको हमेशा बताया, ये उत्तर देते हैं हम। हमेशा बताया है कि जहाँ केवल आ जाए वो हमारा निगेटिव पॉइंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है। कहीं भी यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। केवल आ गया, गलत हो गया। यहाँ भी केवल आ गया, गलत हो गया। इसमें आया है, इसको छोड़ दीजिए। नीचे देखते हैं, नीचे भी केवल आया है, ये भी गलत हो गया। बचा हमारा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी को हम सही कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए समाजीकरण से डेली आपको क्वेश्चन आता है, विकास से डेली क्वेश्चन आता है, जीन प्याज हो गए, कोहल वर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, और उसके बाद जेंडर रूढ़िवादिता हो गया। ऐसे कुछ टॉपिक है जिससे हम आपको डेली क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में आपको पूछा गया है कि सोशलाइजेशन क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है। बी है सरल एकायामी प्रक्रिया है। सी आपका है कि जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। डी है आपका अन्वय व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सोशलाइजेशन जो आपका है वो कैसी प्रक्रिया है, आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डिमेंशनल होता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है। तो जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है कि जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, वो कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है या जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए आपके पियाजे जी आगे, पियाजे जी का नाम लेते ही ये प्रकट हो जाते हैं। अभी कोहल वर्ग और वाइगोस्की जी भी प्रकट हो जाएंगे धीरे से। ठीक है, तो ये समझ जाइए, ये आपके ससुर जी हैं। इस तरीके से याद रखिएगा कि कहीं भी हो ये टांग लड़ाने के लिए आएंगे ज़रूर। ये 4-5 जो है इनको आपको अच्छे से, इन्हें बहुत खुश रखना है। इनके बारे में हर चीज़ आपको जानकारी रखनी है कि इनको किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि ऑप्शन ए है बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। ऑप्शन बी है भाषा विकास को सुसाध्य करती है।
अब ये 2 ही ऑप्शन हम देंगे, इसी में से आपको सही उत्तर बताना है। तो चलिए हम उत्तर देखते हैं कि जीन पियाजे हैं ये हमेशा सुझाव देते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे जो होते हैं बड़े से क्या होते हैं, अलग सोचते हैं। क्या होते हैं, बड़ों से क्या होते हैं, हमेशा अलग सोचते हैं। किसमें? मात्रा में नहीं, ठीक है। जैसे बच्चे ये पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या बच्चे क्वांटिटेटिव या क्वालिटी में अलग सोचते हैं? तो आपके जो उनकी क्वालिटी अलग होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती है। मात्रा तो उतनी ही होती है, बड़ों इतना ही सोच सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी अलग होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 आपका है कि निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? ऑप्शन ए है शिशु अवस्था। अब देखते जाइए, शिशु अवस्था मतलब इन्फेंसी एज, ये तो आपका कितना होता है, 2 से 6 साल होता है, ये ऐसे ही गलत हो गया। मिडिल चाइल्डहुड, ये कितना होता है, 6 से 11 वर्ष हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सी देखते हैं हम कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक होता है, सही है। उसके बाद देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है वो 11 साल से अधिक होता है। अब इसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं कौन सी अवस्था है, उस अवस्था के बारे में आप याद रख लिए। देखिए जीन पियाजे ने आपकी 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था होती है। अब कौन कौन सी अवस्था है? संवेदी गामक अवस्था है जो का 0 से 2 वर्ष है, ये याद रखना आपको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष है। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष है। अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। इन चारों अवस्थाओं को आप ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई भी अवस्था पूछी जा सकती है। अभी जिस तरीके से दिया था घुमा फिरा के, इसमें से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ये कन्फर्म है। तो इसको चारों अवस्थाओं का आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए कोहल वर्ग जी आगे, आपके छोटे ससुर जी, क्योंकि इनका मन नहीं लगता है। जीन पियाजे जी अगर आते हैं तो कोहल वर्ग और वाइगोस्की जी को लेके आते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? देखिए आलोचना आपसे पूछा है, ठीक है। इनका जो विकास है, इन्होंने विकास के जितने भी सिद्धांत दिए हैं उनमें से इनकी आलोचनाएं भी हैं, तो आपको आलोचना बताना इनका। ऑप्शन ए है कि यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है। बी है यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। सी है यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकन का उपयोग करता है। डी है यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। तो इनके नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये क्या नहीं करता है आपको बताना है, इनकी आलोचना बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनकी जो आलोचना है। ये कहते हैं कि जो आपके यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। जो कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो इनका एक ये प्रमुख आलोचना आपको याद रखना है। यह क्या करता है कि यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की क्या करता है, अवहेलना करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि लेवागेस्की का मानना था कि ऑप्शन ए है बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। ऑप्शन बी है बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। ऑप्शन सी है कि बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं। ऑप्शन डी है बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए उत्तर बताइए आप सभी क्या होगा लेवागेस्की के अनुसार, इसमें से क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो उत्तर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ये किसका मानना है, ये लेवागेस्की का मानना है। ये आपको ये चीज़ें पॉइंट याद रखनी है लेवागेस्की के बारे में कि लेवागेस्की का मानना क्या है, पियाजे का मानना क्या है, पियाजे कितने से कितने साल तक के एज को क्या मानते हैं, किस तरीके से मानते हैं, मतलब सारी चीज़ आपको ना एक कंठस्थ करना है। और ये कंठस्थ तभी होंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। और देखिए जब क्वेश्चन आप करते हैं तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद होती जाती हैं। आप पढ़ेंगे भले आपको ना याद हो, लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको याद भी नहीं है तो आपको जब क्वेश्चन देखते ही आपको उत्तर का पता लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए फिर से लेवागेस्की जी आगे,
हमने आपको कहा था कि लेवेगस्की हो गए, कोहरबर्ग हो गए, जीन पियाजे हो गए, इनसे 2-2 क्वेश्चन आपको जरूर आता है, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, तो इनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि लेवेगस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है। किस उपकरणों को दिया है इन्होंने? भाषा को दिया है, कैलेंडर को दिया है, कैलकुलेटर को दिया है, मोबाइल को दिया है। तो आप इतना क्वेश्चन किए हैं, उसमें से आपको कहीं भी आपको मोबाइल, कैलेंडर, कैलकुलेटर की बात नहीं हुई है, तो सिंपल सी बात है कि आपकी भाषा को महत्व दिया है इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, आपका फेवरेट प्रगतिशील कक्षा आ गया। ये डेली आता है, जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि प्रगतिशील कक्षा से हम डेली क्वेश्चन आपको कराते हैं, और आप इतना याद रखिएगा कि 1-2 क्वेश्चन प्रगतिशील कक्षा से जरूर आएगा, और जितने क्वेश्चन हम कराए हैं प्रगतिशील कक्षा से, अगर आप उतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें से आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए है बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है, बी है कि बच्चों को सख्त निगरानी में रखनी चाहिए व अनम्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, सी है कि सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है, डी है सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं जो एक प्रगतिशील कक्षा होता है। देखिए, बच्चों के सीखने का इनाम सजा बिल्कुल नहीं, उन्हें नियंत्रित में हमें कुछ भी नहीं करना और कंट्रोल कभी भी नहीं करना है। ठीक है, और पाठ्यचर्या अपनाना मतलब बच्चों में सख्त निगरानी में रखना चाहिए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ड्रिल, हमने आपको कहा था रिपीटेटेड ड्रिल जहाँ पर आ गया, रिपीटेटेड एंड ड्रिल जो आ गया, ये समझिए आपका निगेटिव पॉइंट है, इसको तुरंत हटा देंगे हम। लास्ट ऑप्शन क्या है कि सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद होते हैं, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस और जो डिस्कशंस होते हैं आर द बेसिस ऑफ द लर्निंग। ठीक है, ये जो सीखने का आधार होता है प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद होते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा इसका। ठीक है, कर देते हैं, नहीं तो कल आप फिर से कमेंट बॉक्स में कहेंगे मैम 10 वाले का आंसर क्या था, डी था या ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। देखिए, भावना के बारे में जान रहे हैं, गहराई से जान रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी है भाषाई बुद्धि। तो चलिए उत्तर देखते हैं क्या होगा। तर्क तो जो तर्क लगाते हैं वो हो गए, शारीरिक बुद्धि ये भी नहीं होंगे, भाषाई बुद्धि ये भी नहीं होगा, हमारा क्या होगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि, क्योंकि ये अपने भावनाओं को गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपने गुणों को पहचान रहे हैं। क्योंकि जब इंसान के अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि होगी तभी ये इन चीज़ों को क्या करता है, कर पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही करिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, आप पेन कॉपी लिए होंगे उस पर ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है बाद में दिखाएंगे। इसके नीचे ऑप्शन नहीं आ पाया है तो ऑप्शन बाद में दिखाएंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए रूढ़िवादिता से क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता से डेली क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, क्वेश्चन में बदलाव हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हर तरीके के क्वेश्चन आप रूढ़िवादिता से किए रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बता लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करता है। देखिए, आप शिक्षक हैं, आपका जो व्यवहार है वो बच्चों में रूढ़िवादिता का जो पक्षपात है उसको कम करने में क्या करेगा, मदद करेगा। अब आपका इसमें से 4 ऑप्शन हम आपको दिखाएंगे, उसमें से ऐसा कौन सा व्यवहार करेंगे जिससे बच्चा रूढ़िवादिता मतलब लड़कों और लड़कियों में अंतर करना कम कर देगा, दोनों को बराबर नजरों से देखेगा। अब आइए हम देखते हैं ऑप्शन आपका। ऑप्शन ए है कि कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना। ऑप्शन बी है खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना। ऑप्शन सी है देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना। ऑप्शन डी है आपका कि सभी जेंडर में स्वायत्तता व सहानुभूति के गुण विकसित करना। अब देखिए, जिन्हें आंसर पता भी नहीं होगा, जो वीडियो डेली देखते होंगे
उन बच्चों को पता होगा कि उन्हें हम निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या बताए हैं, और वो निगेटिव पॉइंट को देखते ही वो तुरंत क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। यहाँ पर ए में क्या है आपका, केवल निगेटिव है। बी में क्या है, केवल निगेटिव है। सी में क्या है, सी में भी केवल आया, कहीं यहाँ भी आया है। अब ये तीनों हमारे क्या हो गए, निगेटिव हो गए। अब इन्हें रिप्लेस करिए, तुरंत यहाँ से हटाइए। ऑप्शन नंबर डी बचा, इसको सही कर लीजिए। हो गया आसान क्वेश्चन। अब पढ़ते जाते नहीं, निगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, बी है सूचना संक्रमण, सी है सामाजिक सांस्कृतिक, डी है आपका मनोगतिशील। तो उत्तर बताना आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आप सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ते इसलिए आपका उत्तर गलत होता है, और हमें कमेंट बॉक्स में आप डेली बताया करिए कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। देखिए आज किसी ने 15 में से 14 क्वेश्चन किया था तो उन्होंने कमेंट करके बताया हमें, तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करिए। 15 में से 15 भी आपका अगर सही होता है तो देखिए, अगर आपका 15 में से 15 सही होता है तो आप एग्जाम में 12 से 13 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो किसी को नहीं आते हैं। वो समझ जाइए जो आपका आयोग होता है वो सिर्फ उसी को आता है, या तो फिर वो भी तुक्का लगा के ऐसे आपका सही कर देता है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा क्या था आपको कि कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाला महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। तो जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक होता है यही देखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है। अब नहीं है, क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है। ऑप्शन क्या हमें चाहिए, निगेटिव चाहिए, वो हमारा क्या आएगा, उत्तर में आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना। तो ये तो है, क्योंकि आपकी विविधता को समायोजित करने के लिए पूछा है। मतलब विविधता मतलब आपका क्या होता है कि जो अलग अलग बच्चे में क्या होती है, हर बच्चे का जो हर चीज़ें होती है वो एक जैसी नहीं होती है, सब में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना है, ये गलत हो गया। ठीक है, रणनीति नहीं है पूछा है तो हमें निगेटिव खोजना है। छात्रों के विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र बिल्कुल देना चाहिए, निगेटिव पूछा है तो ये पॉजिटिव है, इसको गलत करेंगे। सी है कि ऐसे विविध उदाहरण का प्रदान करना जो विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, ये भी सही है। तो हमें क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसको भी हम गलत करेंगे। अब आइए लास्ट ऑप्शन देखते हैं हम। लास्ट ऑप्शन ने क्या दिखा आपको, हमने आपको कहा था जहां भी वो निर्देश दिख जाए आपका क्या है, निगेटिव पॉइंट है। अब इसमें कहीं निर्देश दिखा आपको, निर्देश के मानक सीट का उपयोग करना और शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। अनदेखा दिख गया आपका, अनदेखा हमारा क्या है, निगेटिव पॉइंट है। कभी भी हम बच्चे को अनदेखा नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चे को कभी भी इग्नोर नहीं करना आपको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, निगेटिव पूछा था। आंसर क्या चाहिए हमें, निगेटिव चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है मानकीकृत, बी है व्यापक, सी है रचनात्मक, डी है आपका गुणात्मक। आंसर दीजिएगा आप सभी। आप सभी पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, तभी चीज़ आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए पर देख लेते हैं। जो हमारा रचनात्मक होगा ये क्या करता है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता होती है हमारा क्या, रचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। अभी हो गया हमारे 15 क्वेश्चन, आगे के 15 क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ठीक है, बाकी आपकी जो भी वीडियो है वो जल्दी आएंगी, और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड करके अपकमिंग में आपका सारा वीडियो डाल दूंगी। आप धीरे धीरे देखते रहिएगा, एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। जिस दिन मुझे टाइम मिला उस दिन मैं सारे वीडियो बना के आपको अपकमिंग में करके छोड़ दूंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपका भी टाइम मैनेज रहेगा, मेरा भी मैनेज रहेगा। और हाँ, आपसे एक बात करनी थी कि आप कभी भी उस चैनल से मत पढ़िएगा जहाँ आपको 2 घंटे में 10 क्वेश्चन पढ़ाया जाए और चिल्लाया जाए कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसा वाला चैनल आप बिल्कुल मत करिएगा, और आप उसी चैनल से पढ़िएगा जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया हो। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप उस चैनल से पढ़ेंगे जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया, उन्हें एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है कि चीज़ें कैसे आती है, कैसे हैंडल करना होता है, क्या होता है। जब हम लोग भी पढ़ते थे
तो देखिए पता नहीं होता है ना कि चीज़ें हमें पता नहीं होती, कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इस चीज़ें हमें उन चीज़ों से बचना है जहाँ हमें सही टाइम आपका मैनेजमेंट हो। टाइम को मैनेजमेंट करके पढ़िए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मत देखिए कि बिना पढ़े सीटेट को क्लियर करिए, तुक्का लगा के सीटेट को क्लियर करिए। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, पहले अपना पढ़ाई करिए, ठीक है? क्योंकि बिना पढ़ाई के सीटेट कभी क्लियर नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप करिएगा। तो ये आपके आज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर दिया करिए, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, बाकी वीडियो तो देते ही रहेंगे आपको ऐसे ही। तो चलिए एवरीवन, थैंक यू आप सभी को।